नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। पीसीएस के जो रिजल्ट आए हैं उसने उन छात्रों को जो सालों से उसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशी का एक सुनहरा मौका दिया। लेकिन आज के हमारे मेहमान हैं जो नंबर 1 रैंक लेकर आए हैं, आशीष जोशी। आशीष मूल रूप से अल्मोड़ा के हैं, लेकिन वो पैदा सितारगंज में हुए हैं और वो 4 एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। और जाहिर है जब वो नंबर 1 आए हैं तो वो देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है उसे किस तरह से अपनी दिनचर्या को बनाना होगा ताकि वो भी कल आगे बढ़ने के लिए आगे आएं, तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आशीष, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, और बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स को और समस्त जनता को जो रिजल्ट आने के बाद से निरंतर ही मुझे बहुत बधाइयाँ और बहुत प्रेम दे रहे हैं। मैं सभी का आभारी हूँ। थोड़ा मुझे ये बताइए, ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप है या खुशियां छप्पर फाड़ के आई है इस बार? जी, ईश्वर से मैंने तो सिर्फ एक पद मांगा था। मेरी हमेशा से प्रशासनिक सेवा में आने की दिली इच्छा थी। हमेशा से एसडीएम बनना चाहता था। पर ईश्वर ने शायद मेरी मनोकामना बहुत अच्छे से सुन ली और भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से मैं रैंक 1 मिली है। तो जैसा आपने कहा, छप्पर फाड़ की खुशियां हैं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए। तो बहुत इसके लिए मैं अभी बहुत ही भाव विभोर हूँ इसको लेकर। तो जरा ये बताइए कि इस संघर्ष में क्या कुछ हुआ और थोड़ा सा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। जी रमेश जी। आशीष, थोड़ा बताइए कि ये जो सफरनामा आपका रहा है यहाँ तक पहुंचने सीबीएसई का, वो बोर्ड कैसा से रहा? बैचलर। जी रमेश। जी। अ, मेरी मैं 12th तक की पढ़ाई वहां से सितारगंज से ही पूरी करके मैंने अपनी ग्रेजुएशन निफ्ट मुंबई से पूरी करी, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी में। और वहीं पे मैंने मुंबई में ही 4 साल फिर जॉब भी करी प्राइवेट सेक्टर में। तो ओवरऑल मैं 8 साल मुंबई में रहा। उसके बाद सन 2016 में जब उत्तराखंड का पिछला पीसीएस आया था, उस समय मुझे मेरे परिवार ने मोटिवेट किया कि आपका एप्टीट्यूड है पढ़ाई को लेके और प्रशासनिक सेवा में आप अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना पीसीएस के लिए ट्राई किया जाए। तो उसी क्रम में 2016 में मैंने उत्तराखंड पीसीएस पहली बार भरा। और मुझे प्री में 3-4 महीने की पढ़ाई में ही जब सफलता मिली तो मैं निरंतर आगे मैंने इसी को अपना ध्येय बनाया। परंतु 2016 से लेकर 2021 तक किसी भी कारणवश उत्तराखंड में कोई पीसीएस की भर्ती आई नहीं। तो कारण मजबूरीवश मुझे दूसरे स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के पीसीएस में लगातार देता रहा। वहां पे लगातार मैंने मेंस लिखे, इंटरव्यू दिए, पर सिलेक्शन कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ा एक कदम आगे ही रह रही थी। मैं सिलेक्शन ले नहीं पा रहा था। तो इस क्रम में मुझे मेरा पहला सिलेक्शन सन 2021 में मिला, जब मैं माननीय उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने वो पद ज्वाइन किया सन 2022 में, और 2022 में ही मुझे दूसरी सफलता मिली जिसमें मैं उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। पर क्योंकि मुझे अपने प्रदेश में ही सेवा देनी थी, यहाँ के समाज के लिए ही मुझे कुछ करना था, तो मैंने वो सेवा ज्वाइन नहीं करी और माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में लगातार आगे मैंने काम किया। और उसी सेवा में रहते हुए मैंने उत्तराखंड लोअर पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस इन दोनों एग्जाम की तैयारी करी, इनके मेंस लिखे। और फिर मुझे मेरी तीसरी सफलता इसी वर्ष फरवरी 2024 में मिली, जिसमें मेरा सिलेक्शन उत्तराखंड लोअर पीसीएस में रैंक 12 पे हुआ और मैं नायब तहसीलदार के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसी पद पे मैं अभी वर्तमान में तहसील ज्योतिर्मठ जनपद चमोली में कार्यरत हूँ। और अब ईश्वर की कृपा से अब मुझे मेरी चौथी सफलता मिली है, और प्रदेश के सबसे बड़े एग्जाम में सबसे ऊपर की रैंक मुझे प्राप्त हुई है। और ये मेरा और इस क्रम में सन 2016 से लेके सन 2024 आज 8 साल पूरे हो गए हैं। और अब जो फाइनल जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव किया है। तो जो हमारे व्यूवर्स और खासकर जो स्टूडेंट आपको सुनना चाहते हैं, जो फ्यूचर में प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, बताइए आप कितना डिसिप्लिन लाइफ जीते थे,
कितना टाइम आप अपनी पढ़ाई को देते थे, इसके अलावा आप क्या करते थे? जी, जब इनिशियल डेज में जब आई वाज नॉट इनटू अ जॉब, तब मैं मेरी कोशिश रहती थी कि दिन के 8 से 10 घंटे मैं निकाल लिया करूं, और जो कि काफी होते हैं वो। किसी को सुनने में लगता है कि 10 घंटा पढ़ाई कैसे कर सकता है, पर दिन के 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप सोते हैं, सो फिर भी आपके पास अच्छे खासे घंटे बचते हैं, 16 घंटे बच रहे हैं। तो उन 16 घंटों में 2-2 घंटे की सिटिंग निकाल के, 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5 घंटे की सिटिंग निकाल के, सुबह दोपहर शाम और रात, मैं इस तरह से मैं कोशिश करता कि था कि दिन के 8 से 10 घंटे की लगातार पढ़ाई हो। और ऐसा नहीं था कि मैं पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पकड़ा रहता था, मैं हर एक पहर में अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करता था, जिससे कि मोनोटनी भी नहीं रहती थी, और कुछ नया हर वक्त पढ़ने को रहता था। फिर जब एक बार मेरे जब जब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद रमेश जी थोड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि कोई भी सेवा हो, खासकर उच्च न्यायालय जैसी चैलेंजिंग सेवा, जहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके शाम शाम को आने का कोई कई कई बार टाइम नहीं होता है, 6 7 8 भी बजते हैं। तो उसके साथ निरंतरता बनाना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, जो पर क्योंकि मैंने टारगेट अपना सेट कर रखा था, तो मैं मेरी कोशिश हमेशा से यही रही थी कि कुछ नहीं भी तो दिन के 2 से 4 घंटे मैं कम से कम निकालूं। तो जॉब से आने के बाद मैं क्योंकि मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात को थोड़ा लंबा खींच के पढ़ाई कर लेता हूँ। तो जॉब से आने के बाद मैं रात में लगभग 8-9 बजे से लेके देर रात के 1-2 बजे तक मैं बैठ के कंटिन्यूस में मैंने एक डिसिप्लिन बना रखा था कि कुछ नहीं भी हो तो दिन के 3 से 4 घंटे की पढ़ाई मिनिमम हो, और उसी में मैं आगे लगातार चलता रहा। बीच बीच में कभी कभी डिस्टरबेंसेस ब्रेक्स जरूर होते थे, क्योंकि वीकेंड्स होता था तो घर जाना होता था, कभी कभी कोई रिलेटिव के यहाँ फंक्शन हो गया, या फिर कभी कभी कई बार खुद से ही मन नहीं करता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन आफ्टर ऑल। तो होता है, कई बार बोर्डम आता है, लेकिन जो परसिवरेंस और जो कंसिस्टेंसी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की जो तैयारी में चाहिए होता है, वो मैंने कोशिश करी पूरा टाइम बनाने की, और दिन के 3 4 5 घंटा जितना हो सकता था मैं कोशिश करता, मैं रेगुलरली पढ़ाई करता था। ये तो आपने बताया आप क्या करते थे, आप क्या नहीं करते थे, थोड़ा ये भी बताइए ना। मैं क्या नहीं करता था, ये शायद आज के यूथ के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। मैं सन 2016 से मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। अच्छा, तो पहले तो आपने सोशल मीडिया को त्याग दिया, मतलब निफ्ट क्या छोड़ा आपने, आप मुझे सोशल कहीं मीडिया भी ढूंढेंगे छोड़ तो दिया? शायद कहीं नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं था कि मैं कभी नहीं था, मैं जी, जी रमेश जी। हाँ। मैं मतलब आज का युवा जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में काफी अपना समय व्यतीत करता है, वो मैं सन 2012-13 से यूज करता आ रहा था, और 2016 या 17 में आते हुए मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह से मैंने अपना अकाउंट डिलीट किया। और सिर्फ रहा तो मैं व्हाट्सएप पे रहा, पर कई बार ऐसा भी होता था कि एग्जाम के आसपास आके मैं व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया करता था। पर क्योंकि वो अपने लोगों से कनेक्ट होने का माध्यम है, तो व्हाट्सएप से मैं रहा हमेशा। सोशल मीडिया मुझे हमेशा से ये लगा था कि अ, अगर उसको रेगुलेट तरीके से यूज करें तो फिर इट इज नॉट नॉट अ बैड थिंग। पर कई बार आपको डिस्टरबेंस करता है, वो आपका दिमाग भटकाता है। तो तो मैंने एक ये चीज जरूर करी थी कि मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को बिल्कुल काट दिया था। और दूसरा रमेश जी, जो मैंने जो दूसरा मेंटेन किया वो ये था कि मैंने बहुत अत्यधिक सोशल, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सोशल नहीं हुआ, पर बहुत बहुत ज्यादा हर एक फंक्शन अटेंड करना, या फिर हर एक इवेंट में जाना, जहाँ पे नहीं जाए बिना भी काम चल सकता था, तो मैंने वो थोड़ा कोशिश करी कि ऐसा ना हो। और मैंने अपने खान पान पे बहुत कंट्रोल रखा, हेल्दी खाया। इसमें मेरे माता जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। और तो मैं ओवरऑल मेरी कोशिश यही थी कि अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रहे, और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी ना हो, और जो टारगेट है उसकी तरफ ही हमेशा आगे बढ़ूं। क्योंकि आपने कहा कि आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते थे, तो आपने एज ए करियर तो पहले आपने निफ्ट से अपना पढ़ाई की, इसका मतलब आप फैशन डिज़ाइनिंग के सेक्टर में आना चाहते थे। तो ये प्रशासनिक सेवा में आने के लिए परिवार ने प्रेरित किया, या आपके मन में आया कि यार एक सुरक्षित जॉब ढूंढनी है
और जैसा कि आपने कहा आपका एप्टीट्यूड अच्छा था, तो क्यों ना प्रशासनिक सेवा में जाया जाए। जी। मुझे प्रशासनिक ये एग्जाम देने के लिए मोटिवेट तो बिल्कुल मेरी फैमिली ने ही किया। ऐसा नहीं था कि फैशन इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं, फैशन इंडस्ट्री आपको पता ही है अपने आप में बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, और जहाँ पे द ग्रोथ इज लिमिटलेस। मेरे साथ वाले जितने भी मेरे कॉलेज के मेट्स हैं, दे आर अर्निंग अ प्रिटी हैंडसम सैलरी, दे आर वर्किंग वही इन मैंने बिग कहा ना कि ब्रांड्स, आजकल टॉमी प्राइवेट सेक्टर हिलफिगर। बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर देता है, आपके पास ग्रोथ का एक बहुत अच्छा मौका होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी एफिशिएंसी, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, और आप बहुत तेजी से अपनी सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं। तो फिर प्रशासनिक सेवा क्यों? यहाँ जी तो बड़े चैलेंजेस हैं। एग्जाम पास करके तो आपने अभी एक चैलेंज पार किया, आगे के चैलेंजेस मैं आपसे पूछूंगा कि वो कैसे पार करेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश जी, चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि अभी मैं नायब तहसीलदार रहते हुए ही यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्रशासन में कितने चैलेंजेस होते हैं। डेली बेसिस पे एसडीएम साहब कैसे कैसे मैटर हैंडल करते हैं। तो मेरा सिर्फ प्रशासनिक सेवा तो एक आप कह सकते हैं एक बाय प्रोडक्ट है। मेरा जो अल्टीमेट एम था वो होता है, जैसे एज के साथ जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा था कि मुझे उत्तराखंड वापस आना है। मेरी देवभूमि है, मेरी मातृभूमि है, मेरे माता पिता ने पूरा जीवन यहीं काटा है, तो मैं उनको यहाँ से ले जाके कहीं मुंबई या बेंगलोर में बसाना नहीं चाहता था। हालांकि मैं लाखों में कमा रहा होता, पर वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होते। यहाँ जो कुछ जोड़ा है वो छोड़ना पड़ता। तो मैंने बेटर यही समझा कि मैं उत्तराखंड क्यों ना आ पाऊँ। और क्योंकि फैशन इंडस्ट्री का उत्तराखंड में बेस नहीं है, तो अगर उत्तराखंड में आना ही था तो मुझे प्रशासनिक सेवा से अच्छा और कुछ लगा नहीं। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, फिर अब वही अब जब लाइन खुलती है तो आपको सारी चीजें जुड़ते हुए सब कुछ समझ में आता है। तो मैंने जब अपना एप्टीट्यूड जब जब मेरा पढ़ाई के लेके या फिर जो और भी जो प्रशासनिक सेवा में जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे जैसे मैन मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया, या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग हो गई, तो ये कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर पहचानी थी, मेरे अंदर थी हमेशा से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज करके उत्तराखंड में ही उच्च पद पे पहुंचा जाए, और अपने माता पिता को भी खुश रखा जाए, और अपने प्रदेश की सेवा की जाए। यही मेरा अल्टीमेट मोटिव रहा। आशीष, अभी तो मोहब्बत का आगाज़ है ना, जो मैं आपसे बातें सुन रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्रशासनिक स्तर पे काम करते हैं और बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। बड़ी सिस्टम ऐसा है कि उनको उस लेवल पे काम नहीं करने देता, क्योंकि यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी से ज़्यादा ये भी बहुत मायने रखता है कि आप बड़े नेताजी के कितने नज़दीक हैं, या किसी भी अफसर से कितना क्लोज आपका कनेक्शन है। मैं उसको चमचागिरी तो नहीं कहूँगा, वो अच्छा भी नहीं लगता वो शब्दों का इस्तेमाल करना, बट मैंने कई बार ये नोटिस किया है। तो इन सब चैलेंजेस से आप कैसे मीट करेंगे? आपने अपना माइंड मेकअप किया है, आप कह रहे हैं मैं देवभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। अब आशीष, देवभूमि की सेवा करने के लिए तो ना आपको ये तय करना होगा कि आप हर वो काम करेंगे जो जनता जनार्दन के हित पे होगा। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहे कितने ही बड़े नेताजी का फ़ोन आ जाए या जितने बड़े ब्यूरोक्रेट का फ़ोन आ जाए, जो जनता के हित में नहीं होगा। आपने ये माइंड मेकअप किया? आपने अपने को इतना स्ट्रांग बनाया आने वाले दिनों के लिए? जी रमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वर्तमान के चैलेंजेस यही हैं। और जहां तक आजकल के सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात है, तो एक बैलेंस एक बैलेंस अप्रोच बनाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में होते हुए ऊपर का भी प्रेशर रहेगा, नीचे जनता का भी प्रेशर रहेगा। और यहाँ पे काम करते हुए ही मैंने ये प्रेशर फील किया है, जनता का प्रेशर मैंने फील किया है। यहाँ पे पगनो गांव है जोशीमठ में, जहाँ मैं अक्सर जाता रहता हूँ, जो कि आपदाग्रस्त गांव है। तो मेरा रमेश जी अभी मेरा यही टारगेट और यही मेरा मैंने अपना माइंड मेकअप किया है कि जो जनता के हित में जितना हो सकता है, जो काम जो कार्य जनहित में होंगे, वो मैं बिना डरे, बिना किसी दबाव में आए बिल्कुल डेफिनेटली करूंगा। और बाकी तो सिस्टम एक वेल मोल्डेड मशीनरी है। यहाँ पे काम रुकते नहीं है, लेकिन थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अंततः हो जरूर जाते हैं। तो मेरा मेरा ध्येय बस यही रहेगा कि इस वेल मेंटेन मशीनरी को थोड़ा ऑयलिंग करके इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए, जनता का हित भी ध्यान में रखा जाए, और हायरार्की का भी बहुत ज्यादा उल्लंघन ना हो।
एक और बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा 2016 से, देखिए अब 2024 में जाके अब आपका रिजल्ट आया है। 2021 और 2024 के बीच ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए। बल्कि आप यूपी और हिमाचल जैसे राज्यों को देखेंगे, वो हर साल अपना एग्ज़ाम कराते हैं, बाकायदा कैलेंडर जारी करते हैं। तो इस बात ने आपको निराश किया? क्योंकि आपके कई साथी मुझे फ़ोन करते थे कि साहब देखिए कब के हमारे एग्ज़ाम हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आप कुछ करिए। तो आपको भी हताश निराश किया इस बात ने? रमेश जी, अब जब आपने बात छेड़ी है तो मैं भी अपना इसमें रखना चाहूंगा। सन 2016 से लेके 2021 तक का फेज मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा था। मैं मेरी मेरा एक एक पीसीएस मैंने दिया, उत्तराखंड का पहला पीसीएस दिया। मैं जब उसमें मेंस तक पहुंचा और मेंस में कुछ नंबर से जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं इस तरह मैं एक बहुत इंतजार में था कि कब अगला पीसीएस आएगा, कब मुझे फिर से अपना चयन दिखेगा, कब मैं मुझे मौका मिलेगा एक और एग्जाम लिखने का। पर 5 साल तक कभी कोई भर्ती आई नहीं, जिस वजह से मैं बहुत डिमोटिवेट रहा। लेकिन जैसा आपने कहा कि उत्तर उसी उसी टाइम पे उत्तर प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने इन्होंने अपना इनके लोक सेवा आयोग ने अपना सिस्टम बहुत सुधारा। तो मैं निरंतर वहाँ के एग्जाम देता रहा और वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस गेन किए। फिर जब 2021 में यहाँ का आया तो मैंने वो अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें झोंकने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत अनिश्चितता भरा ये फील्ड है, ये एग्जाम है। और खासकर जहाँ पे भर्तियां 4-4 5-5 साल में आ रही हैं, रिजल्ट 2-3 साल में आ रहे हैं, तो उसमें एक ट्राई मिलना और उस एक ट्राई में अपना बेस्ट शॉट देना मेरे लिए बड़ा बड़ा चैलेंजिंग था, जो कि फाइनली हुआ। पर वो जो बीच का वो जो समय था वो मेरे लिए और उत्तराखंड के समस्त युवाओं के लिए बहुत चैलेंजिंग था। कई लोगों की तो एज भी पार हो गई होगी। मैं खुद एक युवा से मैं होते हुए आई क्रॉस 30, फिर तब जाके मुझे मेरा पहला सिलेक्शन मिला। तो ये वो था, वो फेज बड़ा चैलेंजिंग था रमेश जी। बट आशीष, मैं आपकी बातों से बहुत संतुष्ट तो हूँ, लेकिन मुझे फ्यूचर चैलेंजेस पता है। और मैं नज़दीकी से इस जी प्रशासनिक सेवा को बहुत देख चुका हूँ, गवर्नमेंट में भी रह चुका हूँ, तो मुझे इसका अंदाज़ा है। खासकर जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनसे बड़ी आशा और उम्मीद हमारे लोग उत्तराखंडी पाले रखते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सरल स्वभाव के हमारे लोग होते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति गलत कार्यों में देखा जाता है, या कुछ गलत करता है, मैं कहूँगा, चाहे वो वित्तीय तौर पे हो, किसी और तौर पे हो, तो बड़ी पीड़ा पहुँचती है। हालांकि उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों के बारे में जानता हूँ, बल्कि उनके बारे में सब कुछ हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से धनार्जन कर रहे हैं, गलत कामों में लिप्त हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ तो कहा जाता है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों भये उदास। तो आप जैसे लोगों से मैं बस इतनी उम्मीद चाहता हूं कि आप सिर्फ एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, बल्कि जो प्रशासनिक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही साथ लोगों के साथ मीठा व्यवहार, कम से कम लोगों को लगना चाहिए कि मैं किसी से मिला, उसने मेरी परेशानी सुनी। उससे कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाके आधा वो अगर हाथ पकड़ ले, आपका सर में हाथ रख दे, आप आधे ठीक हो जाते हैं। वैसा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए तैयार हैं आशीष? जी रमेश जी, मेरा इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया है कि मैन मैनेजमेंट और कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये स्किल्स मैंने थोड़े पहचाने अपने। तो और अभी इवन मैं जिस अभी प्रोफाइल में हूँ वो भी बहुत ज्यादा यही चीज डिमांड करती है, क्योंकि ये भी प्रशासनिक सेवा ही है। तो लोगों से लोगों का, जैसा आपने बताया कि डॉक्टर 4 शब्द अच्छे प्यार से बोल दे, अच्छे से नब्ज जांच ले, तो आधी तबीयत वहीं सही हो जाती है। तो मेरी कोशिश अभी भी यही रहती है कि अगर यदि मेरे ऑफिस में कोई आ रहा है, भले उसका प्रमाण पत्र 3-4-5 दिनों से अटका हुआ है किसी वजह से, उसको कल ही कोई एग्जाम में फॉर्म भरना है, तो मैं स्वयं अपने ऊपर जिम्मा लेता हूँ कि उसका काम जितना त्वरित गति से हो सके हो। और मेरे ऑफिस से कोई जो आस लेकर आया है वो कभी उदास ना जाए। और जितना मेरे स्तर से या फिर मेरे उच्च स्तर से भी जहां तक हो सकता है, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ। और ये निरंतर हमेशा ही मेरी यही प्रयत्न रहेगा। और मेरा ही नहीं, ये मैं आई होप एंड आई प्रे कि जो पूरा बैच आया है और जो पूरा एक नया यूथ इसमें आई है से प्रशासनिक सेवा में, वो इसी जील के साथ और लोगों को कीपिंग द पीपल सेंट्रिक अप्रोच, उसी तरीके से हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन करे।
और इस प्रदेश का जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, उसको और अच्छा मजबूती प्रदान करे। एक और बात आशीष मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज यंग ब्लड जो है वो नए आइडियाज़ के साथ आता है, और ख़ासकर ऐसे आइडियाज़ जो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हों, जो सोशली डिज़ायरेबल हों, टेक्नोलॉजी की फिजिबल हों, फाइनेंशियली वाइबल हों, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, और जुडिशली टेनेबल हों। ऐसे आइडियाज़ वो लेकर आए ताकि हम अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकें, अपने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट की स्थिति में ला सकें। तो ये जो यंग ब्लड हैं, उससे हम सब लोग ये आशा भी करते हैं वो कुछ नया सोचें, कुछ नया लेकर आएँ, जिससे हमारी ग्रोथ भी बढ़े, हमारे लोगों की आजीविका में भी एक परिवर्तन आए, और खासकर हमारी महिलाएं आर्थिक तौर पे बड़ी सशक्त हों। तो आपको भी लगता है कि जितना भी आपके जो दोस्त लोग हैं, जितने भी सर्विसेज में आए हैं, उनको केवल एक सिस्टम में रह के भाई इतना काम करना, चलो करके 9 से 5 चल जाते हैं, बल्कि उनको काम करना पड़ेगा कि साहब हमें कुछ नया करना है, एक नई सोच के साथ आगे आना है, जैसे हम कॉर्पोरेट में देखते हैं। जी, ये जो कॉरपोरेट का जो कल्चर है, ये बहुत जरूरी है कि हम भी उसके जो पॉजिटिव्स हैं, जो उसके बेस्ट हैं, वो हम अपने अंदर उसको लाएं। और बल्कि जैसा भी आपने कहा यंग ब्लड वाली बात, तो मैं अभी ये ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ, जो नायब तहसीलदार का जो हमारा 36 लोगों का बैच आया है, उसमें उसमें से 17 लोगों का अभी इस पीसीएस में विभिन्न पोस्टों पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो जो भी जिस भी तहसील में है, मेरी लगातार सबसे बात चलती रहती है, तो हर कोई कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही कर रहा है। किसी की तहसील में हो सकता है आपदा का ज्यादा ना हो काम, तो वो फील्ड पे जाके जितनी समस्याएं हैं वो खुद से जाके सुन रहे हैं, लोगों की समस्या को जितना जल्दी समाधान हो सके वो करते हैं। और इवन यहाँ पे इस तहसील में रहते हुए भी, जब भी एक एक दिन की भी अगर मुझे फुर्सत होती है, तो आई मेक श्योर कि आई गो इन टू द फील्ड, या फिर मैं फील्ड में ना भी जाऊं तो जिस ऑफिस में मैं हूँ, इसी का सिस्टम सुधारूं, यहाँ की जो फाइल्स हैं, जो रिकॉर्ड कीपिंग है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि न्यू थिंकिंग, जो कुछ कुछ ऐसे आइडियाज जो कि हर तरीके से वायबल और सस्टेनेबल हों, तो अपना यहाँ इंटरनली वो होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप जब सबसे पहले अपने ऑफिस का सिस्टम सुधारेंगे किसी भी नई तरीके से, थोड़ा उसमें हो सकता है रेजिस्टेंस हो जो ओल्ड ब्लड हैं, बट जब कोई तरीका जब जब सही होता है, जब व्हेन दी एंड इज राइट, तो मींस कैन बी जस्टिफाइड, अब द मींस आर सस्टेनेबल। तो मेरा मेरा हमेशा से यही अप्रोच रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेते हुए, और कुछ नया, कुछ ऐसा, क्योंकि इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग विल चेंज। तो वो जो चेंज है, वो चेंज अपने घर से ही शुरू करना होगा, फिर वो धीरे धीरे सिस्टम में आके आते आके, और फिर जनता की सेवा में जितना भी तेज गति से और जितना भी इनोवेटिव तरीके से काम हो सके, वो मैंने अभी देखा है, मेरे साथ के सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। एंड जैसा मैंने कहा, आई होप एंड प्रे कि जो पूरा बैच आया है वो भी इसी तरीके से आगे काम करे। आपने सही कहा, इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम। अब आप सिस्टम में आ गए हैं, तो जाहिर है आपसे अपेक्षा है बहुत कुछ बदलाव लाएंगे और अच्छा काम करेंगे। अब बहुत लाइटर नोट में पूछूं, आपकी माता जी ने जब आपको उनको पता लगा कि क्या आपसे कहा और क्या बातचीत हुई, थोड़ा बताइए ना। कि वो जाहिर है वो बहुत खुश हुई होंगी, क्योंकि वो माँ एक मोटिवेटिंग फिगर होता है। तो क्या बातचीत हुई आपकी, और कैसे बात होती, हिंदी में होती है अपनी पहाड़ी भाषा में होती है? जी, ये मैं आई एक्सेप्ट इट ऑन द स्क्रीन कि मुझे कुमाऊनी बोलनी नहीं आती, एंड आई रिपेंट इट। मैं आई रिपेंट कि मैंने कभी सीखी नहीं। पर अभी रिसेंटली आई गॉट मैरिड टू ब्यूटीफुल पहाड़ी वुमन। वो पहाड़ी में बोलती हैं, तो हम लोग घर पे अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं पहाड़ी सीखूं और कुमाऊनी में बात करूं अपने घर वालों से। तो इसी में माता जी मेरी बहुत बहुत श्योर थी। अब कहते हैं ना, माँ की अंतरात्मा जानती है। तो मेरा जब से नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ था और मेरा पीसीएस की इंटरव्यू कॉल आई थी फरवरी से, तो मेरी मम्मी तब से लगातार मुझे एसडीएम साहब कह के ही बुलाती थी। बल्कि मैं मम्मी से मना भी करता था, मैं कहता मम्मी आप मत बोलो, क्योंकि वही होता है, इवेंचुअली आप एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, फिर जब वो टूटती हैं तो बहुत बुरा लगता है। पर मम्मी ने कहीं ना कहीं, उनके अंतरात्मा कह ही रही थी हमेशा से कि एसडीएम ही है मेरा बेटा। तो जब हाँ, तो कल उनका एक पता तरह चला से मम्मी को, और तुम्हारी जब मेहनत के साथ साथ आशीष, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है
क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियां पार कर सकते हैं। ये तो खैर एक एग्ज़ाम ही है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा आशीष, और आशा करूंगा कि आपने जो बातें आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे की हैं उसे आप अक्षर अक्षर ज़मीन पे उतारेंगे और एक बेहतर और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण में आप सभी लोग जो है अपना योगदान देंगे। आपके साथ साथ जो लोग भी इस एग्ज़ाम को जिन्होंने पास किया और वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और इतना कहूँगा कि आपके पास एक मौका है। ईश्वर सबको ये मौका नहीं देता। आप सब लोगों के पास एक मौका है कुछ कर गुजरने का, कुछ नया करने का, दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का, दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने का। और कौन जानता है आपका एक छोटा सा आइडिया एक बड़ी क्रांति में तब्दील हो जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मनसा वाचा कर्मणा से, जब पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ आप अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सब लोग मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, हम उत्तराखंड को खुशहाल भी बनाएंगे, समृद्ध भी बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आशीष, आपको, आपके परिवार को और उन सभी लोगों को जिन्होंने एग्जाम को पास किया है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। थैंक यू। तो मैंने आशीष जोशी जो नंबर 1 रैंक के साथ आए हैं उनसे सिर्फ बात इसलिए की थी जो हमारे होनहार लोग हैं उनको ये पता चले कि जब भी आप कोई परीक्षा देने जाते हों तो आपको अपनी तैयारी पूरी निष्ठा से करनी होती है, और ये जो मन को भटकाने की चीज़ें होती, चाहे वो रील्स हैं, सोशल मीडिया है, उनसे अपने को अलग करना होता है और एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना होता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल ज़रूर मिलेगी, और जो लोग मेहनत करते हैं उनको मंजिल ज़रूर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।